हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फर्स्ट आईज एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारी मेन स्ट्रैटेजी सीरीज में, जहां से आपको पता है कि हमने अभी तक कई सारे स्ट्रैटेजीज को डिकोड किया है। हमने बहुत इन डेप्थ समझा है। हम पेपर वाइज भी जा रहे हैं। हमने GS1 और GS2 को सेपरेटली कवर किया। दोनों पे हमने 3-3 वीडियोस बनाई हैं। ये GS3 की सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि GS3 के सिलेबस को हमने समझा, फिर वो सिलेबस से हमने PYQ का मैपिंग समझा। आज की इस वीडियो में हम GS3 के 3 सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है, दैट इज द इकोनॉमी, एनवायरमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी, ये 3 ट्रायो को हम बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे कि ये तीनों क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में क्या स्ट्रैटेजी चाहिए और इन तीनों में से क्या टाइप के PYQs जो है वो UPSC पूछ रहा है और जिसके अकॉर्डिंगली हमें हमारी प्रिपरेशन जारी रखनी है। ठीक है। सबसे पहले जो चीज़ समझते हैं हम ये है कि ये तीनों सब्जेक्ट को हमने इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है। वाई दिस सब्जेक्ट्स डिजर्व दैट मच काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस, क्योंकि इसमें देखा जाए तो अगर हमने 2013 से 2024 का जब PYQ ट्रेंड एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि 65% ऑफ GS3 के जो क्वेश्चंस है वो ये 3 सब्जेक्ट्स में से आ रहे हैं, दैट इज इकोनॉमी, एनवायरमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी। बट क्या सवाल सिर्फ यही है कि ये तीनों की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है? नहीं, सवाल यह भी है कि जो UPSC डिमांड क्या कर रहा है, वो सिर्फ क्वांटिटी नहीं बता रहा, वो ये कर रहा है कि आपको इन सब्जेक्ट में एक इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज होना चाहिए, प्लस आपका एक रियल टाइम अपडेट होना चाहिए। यानी UPSC कह रहा है कि आपको यहां पे करंट अफेयर प्लस कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ एक इंटरलिंकेज डेवलप करना चाहिए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं देखता हूं कि लेट्स से कोई सवाल आया है, वो सवाल है इंक्लूसिव ग्रोथ पे। ओके, लेट्स से वो सवाल है इंक्लूसिव ग्रोथ पे जो UPSC ने मींस में पूछा गया है। अब इंक्लूसिव ग्रोथ पे आपको क्या चीज़ों की ध्यान रखना है, आपको क्या क्या चीज़ें आपको कोट करना है, मतलब UPSC आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। जब आपसे इंक्लूसिव ग्रोथ पे सवाल पूछा जाता है तो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? सबसे पहले वो एक्सपेक्ट करता है कि आप इसके रिगार्डिंग कोई भी बजट की पॉलिसीज आप बताइए जिससे आपको लगता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। आप ये बताइए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई भी तरीके का रिफॉर्म्स हुआ है जिससे इंक्लूसिव ग्रोथ या तो बढ़ा है या कम हुआ है। या फिर मैं कह रहा हूं कि आपको इसके अंदर यह भी बताना है, इंक्लूसिव ग्रोथ है तो आपको सोसाइटी में इन इक्वालिटी जो है उसका कोई डेटा बताइए कि हमें इंक्लूसिव ग्रोथ लाने की क्यों जरूरत है। इसका एक और उदाहरण लेते हैं। चलो, ये तो इंक्लूसिव ग्रोथ पे हो गया। अगर मैं आपके साथ एक और उदाहरण लेता हूं, लेट्स से एक सवाल आया है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन पे। UPSC ने आपसे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन पे सवाल पूछा गया है, तो आपसे वो क्या उम्मीद कर रहा है? वो आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप यहां पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके बारे में कुछ मेंशन कीजिए। वो आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप जो हमारी पॉलिसीज है उसको एनालाइज कीजिए। वो आपसे यह भी उम्मीद कर रहा है कि आप कोई भी ग्रास रूट्स के एग्जाम्पल्स भी दीजिए। राइट, सो दैट इज वाई हम कह रहे हैं कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दैट मीन्स जब मैं कह रहा हूं कि करंट अफेयर और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको लेके चलना है तो ये इस तरीके से लेके चलना है कि इंक्लूसिव ग्रोथ पूछा है तो आप सोशल इनइक्वालिटी का एक डेटा बताइए, आप कोई बजट की पॉलिसीज वाला बताइए, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में आप पॉलिसीज को एनालाइज भी कीजिए। ठीक है, और ये सिर्फ GS3 तक की लिमिट नहीं है, इसका हम यूज भी कर सकते हैं ऐसे में, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी की अगर बात आ जाती है, क्लाइमेट चेंज की बात आ जाती है, तो ये सब ऐसे और इंटरव्यू क्वेश्चन से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सारी चीजों पे थोड़ा सा फोकस रखना ज्यादा जरूरी है। राइट, तो इसी का मद्देनजर रखते हुए हम तीनों को सेपरेटली समझते हैं। सबसे पहले आ जाता है इकोनॉमी। नाउ इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो UPSC आपसे क्या उम्मीद करता है कि इकोनॉमी इवॉल्व होती है। राइट, इकोनॉमी इवॉल्व हो रही है तो वो आपसे ये उम्मीद कर रहा है कि जब आप इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हो तो इकोनॉमी में और भी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। कि आप ये मानते हो इकोनॉमी इवॉल्व होती है तो आप उसके साथ जो पॉलिसी इवॉल्व हो रही है वो भी समझिए, उसके साथ जो लोग इवॉल्व हो रहे हैं आप वो भी समझिए, एंड उसके अकॉर्डिंगली जो हमारी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस इवॉल्व हो रही है आप वो भी समझाइए। सो दैट मीन्स कि आपको इकोनॉमी को इस तरीके से समझना है कि ये एक इवॉल्विंग नेचर है, तो आपको वो इवोल्यूशन को अडॉप्ट करना पड़ेगा। राइट, यानी कि पॉलिसी जो है इकोनॉमी में वो इवॉल्व हो रही है।
इकोनॉमी में लोग इवॉल्व हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी इवॉल्व हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि इकोनॉमी में 5 सब हेडिंग्स है जो यूपीएससी ने इसको हाईलाइट की गई है। जैसे सबसे पहले आ जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ग्रोथ और डेवलपमेंट के मॉडल्स बताए गए हैं कि किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, उसके अंदर क्या चैलेंजेस है, क्या इश्यूज है, क्या वे फॉरवर्ड है। फिर एग्रीकल्चर की बात की गई है, तो एग्रीकल्चर में मार्केटिंग है, प्राइसेस है, एमएसपीज है, सब्सिडीज है, कोई भी एग्रीकल्चर के लिए रिफॉर्म्स है, टेक्नोलॉजीज है, एक्सेट्रा। फिर बजटिंग और टैक्सेशन की बात की जाती है तो हमें फिस्कल पॉलिसीज है, जीएसटी है, इसके अलावा बजट जो अभी आया है उसके अंदर क्या चेंजेस है, आने वाले साल में क्या चेंजेस आएंगे। देन इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल्स क्या क्या है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स क्या क्या है हमारे पास, इंक्लूसिव ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट में हमारे पास क्या क्या है, राइट। तो ये सारी चीजें तो हमें पढ़नी है। अब ये पढ़ने के लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट्स को लिंक करना है। किसके साथ लिंक करना है, इकोनॉमिक सर्वे और बजट के साथ लिंक करना है। जब भी आप ये सारी चीजें लिखते हो तो उसके अंदर आपको डेटा यूज करना है, आपको कमिटी रिपोर्ट्स यूज करनी है, आपको केस स्टडीज भी यूज करनी है। सो दैट मीन्स आपको 1 पेजर नोट बनाना जिसके अंदर आप ये हर चीज मेंशन कर दोगे। इसके अलावा आपको स्कीम्स पे फोकस करना है, आपको रिफॉर्म्स पे फोकस करना है, और आपको वो रिफॉर्म का आउटकम क्या आया उस पर भी फोकस करना है। दैट मीन्स कि सरकार ने स्कीम लॉन्च करी, वहां पे कहानी खत्म नहीं हुई है। वो स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन देखिए, वो स्कीम का एग्जीक्यूशन देखिए, और एग्जीक्यूशन के बेसिस पे वो स्कीम का आउटकम क्या आया है और क्या होना चाहिए था और कितना बेहतर हो सकता था। ये चीजों पे फोकस करिए। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी इज इवॉल्विंग। तो आपको एक एनालाइजर खुद का डेवलप करना बहुत जरूरी रहता है यहाँ पे। ओके, फिर चीज आ जाती है एनवायरनमेंट की। नाउ एनवायरनमेंट इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि हम एनवायरनमेंट को है ना स्टूडेंट अलग अलग तरीके से लेता है। कि हम एक तो एनवायरनमेंट की अगर हम बात करते हैं तो एनवायरनमेंट में 2 मोड होते हैं। स्टूडेंट मेजरली प्रीलिम मोड में ही रहता है। अब प्रीलिम मोड में स्टूडेंट क्या पढ़ता है, हम पढ़ते हैं कि एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग प्रीलिम मोड में हम एनवायरमेंटल एक्ट्स पढ़ते हैं, हम एनवायरमेंटल बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं, हम बायोस्फीयर्स के बारे में पढ़ते हैं। बट जब यूपीएससी आपसे मेंस की बात करता है ना एनवायरनमेंट में, तो आपसे वो काफी ज्यादा मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करता है कि आप सिर्फ एक्ट्स और बॉडीज और बायोस्फीयर से एनवायरनमेंट नहीं चलता। एनवायरनमेंट किससे चलता है? जब आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम समझ आ जाए कि व्हाट आर द रियल वर्ल्ड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल आर्कटिक आइस मेल्ट हो गया है, तो आर्कटिक आइस मेल्ट होने से क्या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है? क्या सिर्फ कोस्टल एरिया में पानी बढ़ जाएगा, ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है? इसके अलावा और भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है कि आर्कटिक आइस मेल्ट होने से जेट स्ट्रीम डिस्टरप्ट होगा। अगर जेट स्ट्रीम डिस्टरप्ट हो जाएगा तो ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम ही पूरा चेंज हो जाएगा। सो दैट इज रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट प्रॉब्लम। तो वो मैच्योरिटी आपसे यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है जब वो मेंस की बात करता है। इसके अलावा आपसे यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि आप एक एनालाइज डेवलप करो। कोई भी पॉलिसी बनाई गई है वो पॉलिसी का रिस्पॉन्स देखिए, एक खुद का एनालिसिस डेवलप कीजिए कि ये पॉलिसीज और बेटर कैसे हो सकती थी, ये पॉलिसी का ये इंप्लीमेंटेशन था, ये एग्जीक्यूशन था, उसका ये आउटकम आया है, और बेहतर कैसे हो सकता था, क्या इसको हम और ज्यादा इंक्लूसिव बना सकते हैं या और ज्यादा टारगेटेड बना सकते हैं। और जो तीसरी चीज आपसे यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है इन मेंस, दैट इज आपको इंडिया स्पेसिफिक सॉल्यूशन बताना पड़ेगा। कि आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो आप क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स लेके आइए, ये तो पता है। बट क्या नहीं पता है, हम ये एग्जाम क्यों ले रहा है आपसे यूपीएससी? क्योंकि आप इंडिया में मिनिस्टर के आप सेक्रेटरी बनोगे, तो आप एनवायरमेंटल मिनिस्टर के सेक्रेटरी बनोगे, तो आप बताओगे कि इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो ये इंडिया स्पेसिफिक सॉल्यूशन है। सो दैट मीन्स एनवायरमेंट में वो आपसे सिर्फ प्रॉब्लम नहीं पूछ रहा, वो एनवायरमेंट में आपसे सॉल्यूशन पूछ रहा है। तो इसलिए यूपीएससी 4 कोर एरियाज पे फोकस करता है फॉर एनवायरमेंट के लिए। वो फोकस करता है कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हमें पता होना चाहिए, हमें एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस के बारे में पता होना चाहिए, हमें एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में पता होना चाहिए, और हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में भी पता होना चाहिए। दिस इज द मेच्योरिटी पार्ट। नाउ दिस इज एक्ट्स एंड बॉडीज, ये हम प्रीलिम्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, दिस इज अ डिफिकल्ट टास्क। डिफिकल्ट भी नहीं है कि ये इज अ टाइम कंज्यूमिंग,
आपको एक बैठना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, एनालिसिस डेवलप करना पड़ेगा। मेरे सोर्सेज अगर देखा जाए तो कई सारे सोर्सेज है, पीएमएफआईएस है, शंकर आईएस है, बट इनमें काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टिव होना पड़ता है क्योंकि इनमें कंटेंट का बम्बार्डमेंट हो चुका है। तो वो चीज़ आपको सिलेक्टिवली पढ़ना पड़ेगा, आपको पीवाईक्यूज के साथ एनालाइज करना पड़ेगा एंड फिर उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरे जिसके अंदर अगर पीवाईक्यू से जो हमें क्लैरिटी यही मिली है कि यूपीएससी आपसे सॉल्यूशन पूछ रहा है, प्रॉब्लम नहीं पूछ रहा, तो उसके लिए आपको केस स्टडीज डेवलप करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अरावली में माइनिंग हो रही है या मजोली आइलैंड में इरोजन हो रहा है, सो दीज आर द केस स्टडीज जो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। ओके, एंड जो करंट इंटीग्रेशन है उसके अंदर आपको सीओपी के आउटकम्स पे फोकस करना है, आईपीसीसी की रिपोर्ट्स पे फोकस करना है, इंडियन क्लाइमेट एक्शंस क्या है। सो दीज आर दी करंट अफेयर्स लिंकेजेस जिन पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज हो रही है। वेरेज अगर हम आगे बढ़ते हैं फ्रॉम इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इंटरनल सिक्योरिटी में बच्चे थोड़े से डरते हैं, बट मैं कहता हूं कि इंटरनल सिक्योरिटी इज द मोस्ट प्रेडिक्टेबल एंड द मोस्ट स्कोरिंग। कैसे? क्योंकि जब मैंने 10 साल का पीवाईक्यू देखा, 10 साल के पीवाईक्यू में लेट्स से मैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को पिक करता हूं ना, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में क्या पूछ रहा है यूपीएससी, घुमा फिरा के 3 टाइप के सवाल पूछ रहा है। 3 टाइप के सवाल में ये पूछ रहा है सबसे पहले कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है क्या। ठीक है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहां से ग्रो हुआ है, इसमें चैलेंजेस क्या है कि ये क्यों ग्रो हुआ है, और हमें क्या टाइप के मेजर्स लेने चाहिए कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वापस ना हो। बस इतना ही पूछ रहा है और कुछ बचा ही नहीं है। सिमिलरली अगर मैं आपको इसकी बात करता हूं टेररिज्म, तो आप खुद समझिए कि टेररिज्म क्या है, ये कहां है, ये क्यों हो रहा है, और हमें क्या मेजर्स लेने चाहिए कि ये टेररिज्म चला जाए। वैसे अगर आप ले रहे हैं साइबर थ्रेट, कि साइबर थ्रेट क्या है, ये कहां डेवलप हो रहा है, ये क्यों डेवलप हो रहा है, क्या चैलेंजेस है और हमें क्या मेजर्स लेने चाहिए। बॉर्डर एरिया में क्या चैलेंजेस है, कौन से बॉर्डर पे चैलेंजेस है, ये चैलेंजेस क्यों हो रहे हैं और हमें क्या मेजर्स लेने चाहिए। सिमिलरली सिक्योरिटी फोर्सेस क्या है, ये कहां पोस्टेड है, जहां पोस्टेड है वहां पे क्या चैलेंजेस है, क्यों चैलेंजेस है और हमें क्या मेजर्स लेने चाहिए। सिंपल, खत्म। यही चीज पूछ रहा है यूपीएससी, और कुछ पूछ ही नहीं रहा है इंटरनल सिक्योरिटी में। सो दीज आर वेरी वेरी प्रेडिक्टेबल। जब प्रेडिक्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो स्कोरिंग उसके अंदर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। तो आपको बस यही चीजें फोकस करनी है, राइट। सो पीवाईक्यू से हमें पता चलता है कि हमें कंसेप्चुअल फोकस करना है, हमें करंट चीजें पढ़नी है और हमें केस बेस्ड चीजें पढ़नी है, राइट। तो ये सारी चीजों पे हमें फोकस करना है विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल सिक्योरिटी। तो इसमें अप्रोच क्या रखना है, अप्रोच आपको न्यूज़पेपर हेडलाइन से लिंक करना है, लाइक पीआरएस इंडिया ब्रीफ से लिंक करना है, आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स लेने हैं, राइट। इसके अंदर भी केस स्टडीज आएगी, लाइक पठानकोट अटैक हो गया, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, मणिपुर ब्लॉकहेड हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस डेवलप रेडी फ्रेमवर्क्स आपको डेवलप करने हैं। रेडी फ्रेमवर्क यानी जो मैंने बताया ना कि चैलेंजेस, मेजर्स, वे फॉरवर्ड। सो रेडी फ्रेमवर्क्स डेवलप करोगे, ओके दीज आर द रेडी फ्रेमवर्क्स, खत्म, ये चीज हो गया। तो इस तरीके से हमने इंटरनल सिक्योरिटी का देख लिया। अब जो मेन चीज है कि यहां पे हमें इंटरलिंक करनी है ये सारी चीजों को। नाउ इंटरलिंकेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि GS3 इज नॉट अ स्टैटिक पोर्शन, इट्स अ वेरी वेरी डायनामिक पोर्शन, और ये हर चीज के साथ इंटरलिंक होता है। फॉर एग्जांपल हम इकोनॉमी की बात करते हैं, अब इकोनॉमी में एनवायरमेंट से लिंक कर सकते हैं हम उसको इंटरनल सिक्योरिटी से लिंक करेंगे, हम उसको इंटरनेशनल रिलेशन से लिंक करेंगे, हम उसको ज्योग्राफी से लिंक करेंगे, हम उसको एथिक्स से भी लिंक करेंगे। सो इट इज डिपेंड अपॉन इंटर लिंकेजेस। तो जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं एनवायरमेंट और इकोनॉमी, अब एनवायरमेंट और इकोनॉमी की बात की गई है, तो लेट्स से अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं कोल्ड डिप्लोमेसी का, कि कोल्ड डिप्लोमेसी में क्या चीजें लिंक कर रहे हैं, हम 2 चीजें लिंक कर रहे हैं। जैसे एनवायरमेंट और इकोनॉमी की बात करें तो एक जो है कोल को लेके हमारा क्या इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, और दूसरा अगर मैं कह रहा हूं कि हमारा क्लाइमेट में क्या कमिटमेंट है। हमने कमिटमेंट किया था ना COP26 में, लेट फेज डाउन ऑफ कोल, कि कोल का यूज हम कम करेंगे, हम आउट नहीं कर रहे, हम धीरे धीरे कम करेंगे, राइट। तो इस तरीके से कहा जाता है ग्रीन GDP है, एनर्जी ट्रांजिशन है, कार्बन मार्केट्स है। और इसी तरीके से अगर हम सिक्योरिटी और इकोनॉमी को रिलेट करें तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है। अब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को कैसे रिलेट कर सकते हैं इकोनॉमी से, कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्यों होता है, क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रहा है। दैट इज द मेन रीजन ना, कि जो
जगह है वहां पे ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, बाकी जगह पे ग्रोथ हो रहा है, जिस जगह पे ग्रोथ नहीं हो रहा वहां से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी आ रही है। सो इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रहा, इसलिए इंटरनल सिक्योरिटी में चैलेंज आ रहा है। वैसे अगर हम क्लाइमेट चेंज और कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं तो हीट वेव्स आ रही है, कोल्ड वेव्स आ रही है, फ्लड्स आ रहा है, हिमालय में लैंडस्लाइड्स हो रही है, क्लाउड बर्स्ट हो रहा है। तो अब क्या होगा, अब माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन होता है तो कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो इसके चलते सिविल अनरेस्ट आ रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि आप जितना ज्यादा ये लिंकेज करोगे ना, उतना ज्यादा आपका वैल्यू एडिशन होगा, उतना ज्यादा आपका आंसर बहुत ही रिच दिखेगा, बहुत ही रेलेवेंस दिखेगा, और उतने ज्यादा आप मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ओके, तो ये चीज आ जाती है। अब कुछ मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट करता है, जो हमें अवॉइड करना है। हमें कोई भी थीम को आइसोलेशन में नहीं पढ़ना, कि आपने एक थीम को सिर्फ इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा बस, नहीं, वो नहीं। हमें थीम्स को इंटीग्रेट करते रहना है, जितना ज़्यादा आप इंटीग्रेट करोगे। हमें सिर्फ स्टैटिक पे फोकस नहीं करना है, हमें डायनामिज्म पे ही रहना है, हमें स्टैटिक प्लस करंट पे जाना ही जाना है, ठीक है। हमें ओवर यूजिंग जैग्रॉन या जेनरिक पॉइंट्स पे नहीं आना है, हमें इंडिया स्पेसिफिक चीज़ें बतानी है, इंडिया स्पेसिफिक डेटा बताना है, कुछ भी हवा में चीज़ें नहीं बतानी है। ओके, हमें डायग्राम्स बनाने हैं, डेटा पॉइंट्स बताने हैं, हमें कमेटी के नेम्स भी बताने हैं। जहां पे जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतना ज़्यादा आप ये चीज़ें बताइए, दैट विल फेच यू अ वेरी गुड मार्क्स। ओके, सो द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस फॉर दिस वीडियो इज कि जो मॉडल क्वेश्चन स्ट्रैटेजी है वो यही है कि आपसे यूपीएससी एक्सपेक्ट क्या करता है। तो उससे यही एक्सपेक्ट करता है, लेट्स से ये सवाल है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि ये दोनों एक्सक्लूसिव नहीं है, डिस्कस। तो इसके अंदर क्या लिखना है, हमें सोलर एनर्जी का एग्जांपल लेके आना है कि सोलर एनर्जी का हम पुश लेके आ रहे हैं, हम बायो इकोनॉमी का पुश लेके आ रहे हैं, ईवी सब्सिडीज लेके आ रहे हैं, और फिर आपको बताना है कि कैसे दिस बोथ गोल्स कैन को एग्जिस्ट, क्योंकि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को म्यूचुअली लेके आना है, राइट। तो ये चीज डिस्कस करनी है। तो आपको ये बताना है कि एनवायरमेंटल गोल्स के साथ हम इकोनॉमिक ग्रोथ भी लेके आ सकते हैं, कैसे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बना के, सोलार पैनल्स बना के। तो इस तरीके से हम ये चीज बता सकते हैं, राइट। तो अप्रोच सिंपल है कि थीम को डिफाइन करो, कुछ डायमेंशंस बताइए, उसके अंदर डेटा और एग्जांपल्स लेके आइए, और कंक्लूजन में रिफॉर्म्स और पॉलिसी एक्शंस को आप सजेस्ट कीजिए। ओके, तो ये चीज है। द सक्सेस किट यही है कि आपको मेंस पीवाईक्यू थीम वाइज प्रैक्टिस करना है। रिमेंबर, जब तक ये नहीं हुआ है तब तक कुछ नहीं करना। अगर ये सब तब करना जब ये हो चुका है, जब तक थीम वाइज आपने नहीं किया है तब तक मतलब आप गुमराह हो, आपको राह ही नहीं पता, आपको कौन सी राह पे चलना है, कौन सी राह पे रुकना है, कौन सी राह पे दौड़ना है, और कौन सी राह पे जाना ही नहीं है, यू आर गुमराह। तो आपको पहले राह पकड़नी है ना, तो आपको पहले थीम वाइज प्रैक्टिस करो, थीम वाइज चीज़ों को डिवाइड करो, क्वेश्चंस को थीम वाइज डिवाइड करो, तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़ना है, आपको कौन सी रिपोर्ट पढ़नी है, क्या सर्वे में से क्या पढ़ना है, सीएजी में से क्या पढ़ना है, आईपीसीसी की रिपोर्ट्स में से क्या पढ़ना है, कौन सी केस स्टडीज आपको पढ़नी है, ठीक है। आपको आपका आंसर फ्रेमवर्क समझ आएगा, एंड आपको एक रिवीजन प्लान भी बनेगा जो आप 20 दिन पहले रिवाइज करोगे, राइट। बट ये सब कब होगा, जब आप मेंस के पीवाईक्यू का थीम वाइज एनालिसिस करोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। आई होप आप लोग को काफी ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी। विल बी कवरिंग मोर सच काइंड ऑफ टॉपिक्स इन द कमिंग वीडियो। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। थैंक यू।